Dear student and respected viewers, myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग BA प्रथम वर्ष प्रतिष्ठा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रकरण चालुक्य वंश से संबंधित चर्चा कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बेंगी के चालुक्य के विषय में अध्ययन करेंगे। अब तक हम लोगों ने जो वातापी के चालुक्य के विषय में अध्ययन किया, फिर कल्याणी के चालुक्य, और आज हम लोग बेंगी के चालुक्य के विषय में जो शासक हुए उसके संबंधित चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। हम देखते हैं कि जो बेंगी का प्राचीन राज्य है वह आंध्र प्रदेश के कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के बीच के क्षेत्र में अवस्थित था, और जो बेंगी है इसकी पहचान जो गोदावरी जिले के पेंडू बेंगी नामक स्थान से की जाती है। बादामी के जो वातापी के चालुक्य थे उसके महत्वपूर्ण शासक पुलकेशिन द्वितीय ने जब इन क्षेत्रों का विजय किया तो उसने अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को इन क्षेत्रों का उपराज्यपाल बना दिया, और जो कालांतर में एक नए राजवंश बेंगी के चालुक्य राजवंश की नींव रखता है, और यही पूर्वी चालुक्य या बेंगी के चालुक्यों के नाम से जाना जाता है। विष्णुवर्धन 615 ईस्वी से 633 ईस्वी तक शासन करता है। वह योग्य और शक्तिशाली राजा था। यह प्रारंभ में जब राज्यपाल था इन क्षेत्रों का, जो कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच के क्षेत्रों का जब राज्यपाल था, तो वह अपने बड़े भाई के प्रति निष्ठावान था और उसकी अधीनता मानता था। लेकिन जब चालुक्य नरेश, बादामी का चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय पल्लव शासक नरसिंह वर्मा प्रथम से युद्ध में व्यस्त था, उसी समय इसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और बेंगी के चालुक्य राजवंश की स्थापना कर ली। इसकी पुष्टि हमें 2 ताम्रपत्र लेखों से पता चलता है, जिसमें इसने विषम सिद्धि की उपाधि ग्रहण की थी। प्राप्त लेखों में इसे कलिंग के कुछ भागों पर भी इसका आधिपत्य स्वीकार किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि दक्षिण के जो विष्णुकुंडी वंश का मयण भट्टारक शासक था, यह इसका संबंध था, और कोडायम डूमट्टी का शासक बुद्धराज भी इसका संबंध था। और हम देखते हैं कि जो बेंगी का परिक्षेत्र है विशाखापट्टनम से लेकर नेल्लोर तक के क्षेत्रों में विस्तृत था। विष्णुवर्धन के पश्चात उसका पुत्र जयसिंह प्रथम 633 ईस्वी से 663 ईस्वी तक शासन किया। यह पृथ्वी वल्लभ, पृथ्वी जयसिंह इत्यादि हर्ष सर्वसिद्धि जैसी उपाधियां ग्रहण की। फिर उसका उत्तराधिकारी और भाई इंद्रवर्मन शासक हुआ, जो लेखों से पता चलता है यह केवल 7 दिन तक शासन किया। फिर इसके बाद उसका पुत्र और युवराज विष्णुवर्धन द्वितीय 663 ईस्वी से 672 ईस्वी तक शासन किया, जिसका उपाधि में विषम सिद्धि, मकर ध्वज, प्रलयादित्य इत्यादि मिलता है। इसकी भी कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही। फिर हम आगे देखते हैं कि इसका पुत्र और उत्तराधिकारी मंगी युवराज बना, और यह विजय सिद्धि, सर्वलोकाश्रय इत्यादि उपाधियों को ग्रहण किया। यह संभवतः 25 वर्षों तक शासन किया, 672 ईस्वी से 697 ईस्वी। फिर इसका पुत्र और युवराज जयसिंह द्वितीय, जिसकी उपाधि सर्वलोकाश्रय, सर्वसिद्धि इत्यादि मिलती है, 697 ईस्वी से 710 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद इसका उत्तराधिकारी जो इसका पुत्र था 710 ईस्वी से 746 ईस्वी तक विष्णुवर्धन तृतीय शासन किया। विष्णुवर्धन तृतीय के समय में हमें एक जो अभिलेखित साक्ष्य मिलता है उसे पता चलता है पृथ्वी व्याघ्र नामक एक निषाद ने इसके कुछ दक्षिणी भागों पर अधिकार कर लिया था, जिसे हम देखते हैं कि बाद में विष्णुवर्धन तृतीय ने पुनः इन क्षेत्रों को विजित कर लिया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 746 ईस्वी से 764 ईस्वी तक विजयादित्य प्रथम शासक किया, जो विष्णुवर्धन तृतीय का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था, और यह युवराज भी था। उसकी मृत्यु के पश्चात विजयादित्य प्रथम शासक बनता है, और
राजा बनने के पश्चात त्रिभुवनाकुश, विजय सिद्धि इत्यादि इसकी उपाधियाँ मिलती हैं। और इसी के समय में हम देखते हैं कि जो राष्ट्रकूट हैं वह बादामी के चालुक्यों को एकदम उस पर आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं और उसका नामो निशान मिटा देते हैं। फिर विजयादित्य प्रथम के समय में ही हम अगर कुछ तथ्यों को देखें तो देखते हैं कि उसके समय में जो विजयादित्य प्रथम है यह भी एक महत्वपूर्ण शासक हुआ और इसने विभिन्न जो साम्राज्य विस्तार के लिए विभिन्न सामंतों पर आक्रमण किया और साम्राज्य विस्तार का कुछ कार्य किया। फिर इसके उत्तराधिकारी की चर्चा मिलती है विष्णुवर्धन चतुर, जो 764 ईस्वी से 799 ईस्वी तक शासन करता है। और इसके समय में हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम शासक था और इसने विष्णुवर्धन को पराजित करने के लिए अपने पुत्र गोविंद द्वितीय को अभियान लेकर भेजा था और जिसे पता चलता है कि यह पराजित हुआ था गोविंद द्वितीय के अभियान से। यह हमें स्पष्ट होता है कि इसने उसको पराजित कर दिया था। और फिर हम देखते हैं कि गोविंद द्वितीय उत्तराधिकार के युद्ध में फंस जाता है और ध्रुव से उत्तराधिकार का युद्ध होता है और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव बनता है। उस समय पुनः आक्रमण होता है ध्रुव का बेगी के चालुक्यों पे। उस समय उसका जो विष्णुवर्धन चतुर्थ था संभवतः उसने युद्ध किया लेकिन वह पराजित हुआ और उसे अपनी पुत्री शील महादेवी का विवाह गोविंद जो ध्रुव था उसे करना पड़ा। फिर जो विष्णुवर्धन चतुर्थ है उसका उत्तराधिकारी हमें मिलता है विजयादित्य द्वितीय, जो उसका पुत्र था और युवराज भी था, जो 799 ईस्वी से 848 ईस्वी तक शासन किया। इसने राजा बनते ही परम भट्टारक, महाराज अधिराज, परमेश्वर इत्यादि उपाधि ग्रहण किया। यह अपने वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुए उसमें से एक था। विजयादित्य हम देखते हैं कि इसके समय में यह भी कई युद्धों में भाग लिया और इसके समय में हमें जो प्राप्त अभिलेखित साक्ष्य हैं उससे पता चलता है कि इसने इसके समय में जो एक भीम द्वितीय शासक हुआ गोविंद तृतीय के समय में, इसके समय में हम देखते हैं कि विजयादित्य यह कुछ समय तक जो राष्ट्रकूट शासक हैं उनसे युद्ध करता है लेकिन पराजित हो जाता है। लेकिन जैसे ही गोविंद तृतीय की मृत्यु होती है, गोविंद तृतीय के समय में भी यह विजयादित्य उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, लेकिन क्योंकि वो पराजित हो जाता है इसलिए फलतः अधीनता स्वीकार किया। लेकिन जैसे ही उसकी 814 ईस्वी में मृत्यु होती है गोविंद तृतीय की, पुनः यह आक्रमण करके और इन क्षेत्रों को जीत लेता है और पता चलता है कि वह राष्ट्रकूटों को रहते हुए स्तंभ नगर, जो कि वर्तमान गुजरात का काम्बे जो है उससे इसका तादाद में स्थापित किया जाता है, उसको जीत लिया। फिर इस तरह का हमें अभिलेखित साक्ष्य इंद्र तृतीय के नवसारी अभिलेख से मिलता है। फिर दक्षिण के गंगों को पराजित किया और इस तरह यह अपने विजय अभियान को जारी रखा। फिर हमें देखते हैं कि अमोघ वर्ष ने इसको पराजित किया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसका पुत्र विष्णुवर्धन पंचम शासक बना, जो 18 से 20 माह तक शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र विजयादित्य तृतीय शासक बना, जिसने 848 से 892 ईस्वी तक राज्य किया। विजयादित्य के विषय में जो अभिलेखित साक्ष्य मिलता है इससे पता चलता है कि यह 44 वर्षों तक शासन किया और यह एक योग्य शासक था और इसने एक शक्तिशाली अपना जो साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। एक दिग्विजयी शासक था, शक्तिशाली शासक था, योग्य सेनानायक के गुण थे इसमें। उसने सर्वप्रथम नेल्लोर के एक लड़ाकू जाति बोयो जो थी वह पहले चालुक्यों की अधीनता स्वीकार की थी
वह विजयादित्य प्रथम, विजयादित्य द्वितीय इत्यादि का अधीनता स्वीकार करते आ रहा था, लेकिन इसके समय विद्रोह कर दिया। फलतः इसने अपने सेनापति पांडुरंग को नेतृत्व देता है और पांडुरंग केट्टम और नेल्लोर दुर्गों को ध्वस्त करते हुए इसको विजित कर लेता है और वह तोंडमंडलम की सीमा तक पहुंच जाता है, पुलकट झील तक विजय करते हुए पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहीं पे एक नगर स्थापित करता है, वहाँ पांडुरंग माहेश्वर नामक मंदिर बनवाता है। दक्षिण पूर्वी तेलुगु प्रदेशों को भी विजित कर लेता है, जो कि पल्लवों की सैनिक जागीर के रूप में थी। इन क्षेत्रों को पांडुरंग को इन क्षेत्रों का राज्यपाल बनाया जाता है। फिर पांडुरंग ने अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए पालक्काड़ के जो पश्चिम गंग शासक पेरमा नाडी था उसको पराजित किया और रास्ते में ही नोलम्ब राष्ट्र का जो शासक मंगी राज था उसने प्रतिरोध किया तो उसकी हत्या कर दिया और उसके क्षेत्र को हस्तगत कर लिया। शत्रुर लेख से पता चलता है कि इसने पल्लवों और पांड्यों को भी युद्ध में पराजित किया। फिर धर्मवरम लेख से पता चलता है कि सेनापति पांडुरंग ने चोल राजाओं को संरक्षण दिया, संभवतः किसी सामंत को संरक्षण दिया होगा। फिर इसने जब दक्षिण का विजय अभियान पूरा हो जाता है तो यह उत्तर का अभियान शुरू करता है। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय जो है उसके सहयोगी जो डाहल के कलचुरी शासक संकिल या शंकरगढ़ था, इन दोनों की मिलीजुली सेना को इसने पराजित किया और इन्हीं क्रम में वेमुलाट के चालुक्य शासक बडेक जो था उसको भी, जो राष्ट्रकूटों का संबंध था, उसको जीत लिया। चक्रकूट नगर को जला दिया जो बस्तर क्षेत्र में था और दक्षिण कोसल से हाथियां प्राप्त करता है और फिर कलिंग से कर उगाई करता है। इसके बाद चेदी राज्य में प्रवेश किया और फिर अगर हम देखते हैं कि डाहल नरेश जो संकिल है या शंकरगढ़ और दलेवाड़ के शासक से फिर इसका युद्ध होता है और यहीं पे कृष्ण जो द्वितीय है उसकी भी सेना को या संयुक्त सेना को संभवतः पराजित करता है, लेकिन फिर बाद में यह पराजित हो जाता है और जब पराजित हो जाता है तो विजयादित्य तृतीय पुनः आक्रमण करता है और किरणपुर जो बालाघाट मध्य प्रदेश में है उन क्षेत्रों के जो किरणपुर जो डाहल क्षेत्र में पड़ते थे, किरणपुर अचलपुर इत्यादि को जला देता है और इस प्रकार वह हम देखते हैं कि कुछ समय तक इन क्षेत्रों पे पुनः विजय करने में सफल हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विजयादित्य तृतीय बेंगी के चालुक्य वंश का महानतम सम्राट था और इसके समय में जो इसका साम्राज्य विस्तार है उत्तर में महेंद्रगिरी से लेकर दक्षिण में पुलकट तक विस्तृत हो गया था और वस्तुतः यह बेंगी के चालुक्य साम्राज्य का चरमोत्कर्ष था। इस प्रकार और इसमें हम देखते हैं कि विजयादित्य तृतीय के गुणों के साथ साथ जो सेनापति पांडुरंग था उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है और 892 ईस्वी में विजयादित्य की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार चालुक्य वंश का यह महानतम शासक अपने उत्तराधिकारी को शासन सौंप देता है। इसी के साथ प्रकरण समाप्त करते हैं और अगले प्रकरण में अन्य शासकों के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। जो ये शासक हैं हमेशा कुछ न कुछ अच्छे कार्य करते रहे। जैसे विजयादित्य द्वितीय को देखें तो उसने 108 शिव मंदिर बनवाया था, इसकी चर्चा मिलती है। इसी तरह सभी शासकों ने कुछ न कुछ सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्य, कला इत्यादि संबंधित योगदान की। उसको भी हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, पहले हम लोग इन शासकों के विषय में पढ़ेंगे, फिर सांस्कृतिक संबंधी पहलुओं को भी देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।